नमस्कार, वीकेंड के इस खास शो चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज बात चुनावी सरगर्मियों की। 5 गैर हिंदी भाषी राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस राज्य के चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा आम जनमानस में है तो वो है पश्चिम बंगाल, और वो भी इसलिए कि क्या ममता बनर्जी चौका जीत का लगा पाएंगी। अगले 1 घंटे में आइए समझते हैं कि बंगाल की जंग में क्या चल रहा है। 7 द्वार ममता सरकार। जैसे महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को 7 द्वार तोड़ने की चुनौती थी, कुछ वैसा ही चक्रव्यूह इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बना हुआ है। फाइटर दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी इस बार ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां सत्ता का रास्ता सीधा नजर नहीं आ रहा। एक चक्रव्यूह बन चुका है और ममता को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए इस चक्रव्यूह के 7 बड़े द्वार भेदने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से मुस्लिम वोटों में बंटवारे को रोकने तक, पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी और राइटर्स बिल्डिंग के बीच की राह में 7 ऐसी चुनौतियों के द्वार बन गए हैं जिन्हें भेदे बिना दीदी की चौथी बार सत्ता में वापसी संभव नहीं दिखती। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার তৃণমূল জিতবে বাংলা। मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की आवाम ने बरसों से ऐसे ही देखा है। ऐसी फायर ब्रांड नेता जो हमलों के बावजूद टूटती नहीं, जिसे सत्ता के संघर्ष ने बार बार आग में तपाया। মনে রাখবেন, মানুষের অধিকারের জন্য আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি। ममता बनर्जी को सियासी हमलों ने गलाने की कोशिश की, मुश्किल वक्त ने अपने सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन दीदी हर बार और मजबूत होकर निकली। আমি এখনো মনে করি আমার দলের কর্মীরাই আমার সম্পদ, তারাই গড়ে, তারাই মরে। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वो चप्पल पहनकर चलती हैं, सफेद साड़ी में दिखती हैं, लेकिन सियासत के मैदान में बड़े बड़ों को धूल चटा देती हैं। এত মানুষের মৃত্যু, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक दीदी पूरे भाजपा में भारी। 15 साल से सत्ता पर कब्जा, 3 बार लगातार जीत और अब चौथी बार की जंग। लेकिन इस बार राह आसान नहीं नजर आती, क्योंकि सामने है चुनावी चक्रव्यूह के 7 द्वार जो दीदी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। पहला और सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। दूसरे राह पर उनके राह में रोड़े अटकाने के लिए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कभी ममता के सबसे करीबी रहे हैं। चक्रव्यूह के तीसरे द्वार पर हुमायूं कबीर हैं, बंगाल में बाबरी वाले हुमायूं कबीर, जो पिछले चुनाव में ममता के सिपाही रहे हैं। चौथा द्वार खुद को मुसलमानों का असली रहनुमा करार देने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, जो हुमायूं कबीर के साथ सियासी करार करके ममता विरोध को नई धार दे रहे हैं। पांचवा द्वार SIR का है, जो बंगाल के वोट गणित को अपने जोड़ घटाव वाले सूत्रों में उलझा रखा है। छठा द्वार सत्ता विरोधी माहौल का है, जो 15 साल से लगातार सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के लिए किसी बड़ी चुनौती की तरह है। और 7वां और आखिरी द्वार 2026 के बंग जंग में वोटों के ध्रुवीकरण का है। चक्रव्यूह के इन 7 द्वार को तोड़कर ही ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सकती हैं।
ये सातों द्वार ममता के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं, इसके लिए ममता के पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं। ममता बनर्जी के इन अस्त्र शस्त्र की मारक क्षमता 2026 के सियासी समर में कितनी रहने वाली है, इसी से युद्ध का परिणाम तय होना है। टुकराएगा जो हमसे टुकराएगा, साल पड़ोसी को तमन्ना, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक कतिल में है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी को उनकी पार्टी टीएमसी के नेता ऐसे ही फाइटर दीदी नहीं कहते हैं। अभी आपने ममता बनर्जी के भाषण का जो अंश सुना वो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी की एक सैंपलिंग मात्र थी। वो एक ही वाक्य में खुदा भी बोल रही है और मां दुर्गा को भी याद करती हैं, जो अपने आप में 2026 के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी का सबसे असरदार अस्त्र माना जा रहा है। दरअसल ममता के सामने सबसे बड़े चैलेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने बंगाल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मां काली के नारे के साथ की, यानी वो बाहरी के मुद्दे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुस का ये ऐतिहासिक जनसैलाब बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से बीजेपी का ग्राफ यहां लगातार ऊपर चढ़ता गया है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है। मोदी की चुनावी सभाओं में उमड़ता जन सैलाब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। अगर मोदी की ये गारंटी वोट की रियलिटी में बदल गई तो बंगाल में ममता सरकार की वारंटी खत्म हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी वामपंथ बनाम कांग्रेस हुआ करती थी। ममता के सियासी उभार के बाद ये लड़ाई वामपंथ बनाम तृणमूल कांग्रेस हो गई, लेकिन साल 2014 के बाद पश्चिम बंगाल में नया राजनीतिक समीकरण आकार ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स।
2014 से पहले बंगाल में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, लेकिन मोदी फैक्टर ने बंगाल के सियासी कैरेक्टर को बदलना शुरू कर दिया। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 6.14% रहा और सिर्फ एक सीट मिली थी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ स्थिति बदली। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने बीजेपी को 16.84% वोट शेयर दिलाया। वोटों में करीब 3 गुना उछाल मिला, लेकिन सीटों की संख्या 2 पर ही सिमटी रही। 2019 में मोदी 2.0 के साथ बीजेपी ने बंगाल में इतिहास रच दिया। बीजेपी का वोट शेयर 40.64% तक पहुंच गया और सीटों की तादाद 2 से बढ़कर 18 हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तो 39.10 पर टिका रहा, लेकिन सीटें 2019 के मुकाबले 6 कम होकर 12 सीटें हो गई। नरेंद्र मोदी का बंगाल में बढ़ता प्रभाव और बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी सीधी टक्कर माना जा रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। वोट प्रतिशत में 3 से 4 गुना उछाल और सीटों में 10 गुना बढ़ोतरी। लेकिन लोकसभा के इतर विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग रहे। विधानसभा की लड़ाई में ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी के नैरेटिव के साथ क्षेत्रीय अस्मिता और साथ ही जो पहचान है उसे आगे कर जो है चुनाव के नतीजों को पलटती आई है। लेकिन 2026 की जंग में ममता के सामने मोदी की चुनौती अब और भी बड़ी और स्थायी होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद ये लड़ाई और तीखी होने वाली है और ममता के लिए चक्रव्यूह के द्वार में मुश्किलों की भरमार रहने वाली है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेनापति शुवेंदु अधिकारी एक वक्त में दीदी के लिए जीत की रणनीति बनाने वाले दादा रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों से वो ममता के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। इस बार भी उन्होंने ममता के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह की एक शानदार रचना करने का दावा किया है, लेकिन उससे पहले बात हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन वाले चक्रव्यूह के द्वार की करते हैं, जिसे तोड़कर ही ममता बनर्जी चौथी बार राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच सकती है। ममता बनर्जी और बतौर मुख्यमंत्री चौथी बार शपथ के बीच बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अग्निपथ बना हुआ है। दीदी के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव के खर्ते से पार पाने की है। बंगाल के करीब 30% मुसलमान वोट को दीदी अपना फिक्स डिपॉजिट मानती रही हैं। लेकिन इस बार ममता और मुसलमान वोटरों के बीच के बरसों पुराने गठबंधन को तोड़ने के लिए एक नया गठबंधन सामने आया है। खुद को बंगाल के ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर के साथ AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी गठजोड़ की नींव रखी है। अब इस सियासी बुनियाद पर बंगाल चुनाव में किसके लिए जीत का महल खड़ा होगा और कौन हार के खंडहरों में जाएगा, इसकी बंगाल के साथ साथ देश भर में चर्चा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठजोड़ क्या ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरा है? क्या TMC को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? मुर्शिदाबाद जिले से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे हुमायूं कबीर ने बीते बरस के आखिरी में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद TMC ने उनको निलंबित कर दिया था। कुछ महीने बाद हुमायूं कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल बनाकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने ओवैसी की AIMIM से गठजोड़ कर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगे। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में
अगले दिन जितना दिन जीऊँगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। ये गठबंधन पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP 174 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेरे ख्याल से 15 साल अगर कोई सरकार चलता है तो उसके सामने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी चैलेंज रहता है। वो तो ममता बनर्जी के सामने है ही। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार की दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, इस बार ममता बनर्जी ने लगभग 74 सीट में MLA चेंज किया है, तो उसके लिए भी जो लोकल जो डिस्टर्बेंस है, लोकल जो लीडरशिप है, उनका भी चैलेंज है। और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के पीछे जो 2 वोट बैंक था, मुस्लिम और महिलाएं, उनमें महिलाएं वोट बिल्कुल अभी भी उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन मुसलमान वोट थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, स्पेशली इन मुर्शिदाबाद और मालदा, जहां पे वक़्फ़ को लेके या दूसरे इशू को लेके मुसलमान वोट काफ़ी ममता से नाखुश है। तो ये सारे चैलेंज ममता के लिए है। बंगाल की करीब 30% मुस्लिम आबादी को तृणमूल का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब नया गठजोड़ दीदी के उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। सियासी मेल का मकसद भी मुस्लिम वोटों को दीदी के खिलाफ लामबंद करना माना जा रहा है। खुद ओवैसी कोलकाता पहुंचकर ऐलानिया अंदाज में मुनादी करते हुए सुनाई दिए कि वो असली टीम M है। अब इस M का मतलब तो किसी से छिपा नहीं है। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम M है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं, और अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बैरिस्टर ओवैसी ने टीम M के जरिए बंगाल के नेताओं को इशारों में मैसेज देने की कोशिश की। याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से पूछा था, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या वो डिप्टी CM तक नहीं बन सकता? और अब बंगाल में हुमायूं कबीर को साथ लेकर ओवैसी ने उसी सवाल को अपग्रेड करके पूछा है, क्या बंगाल का मुसलमान सिर्फ वोट देगा या खुद का लीडरशिप भी खड़ा करेगा? आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, और आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई बढ़ा के बोला नहीं TMC में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। हुमायूं कबीर और ओवैसी एक साथ बंगाल में करीब 20 साझा रैलियां करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से मुर्शिदाबाद के बहरमपुर से होगी। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने नंदीग्राम और भवानीपुर में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी ने 149 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटों रेजीनगर और नाओदा से चुनाव लड़ेंगे। दावे किए जा रहे हैं कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन के मजबूती के साथ लड़ने से ममता बनर्जी की पार्टी को ही नुकसान होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इसे सिरे से खारिज करते हैं। वहीं बीजेपी को भी इस गठबंधन का हासिल शून्य नजर आता है। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुमायूं कबीर का भी कुछ नहीं है, AIMIM का कुछ नहीं है। 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो, 2 0 से क्या होता है, ये पहले करना चाहिए था। खाली उतना नहीं, और भी जो पार्टी है उसको ले लो साथ में, दम दिखाओ। किससे अलायंस कर रहे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बीजेपी के साथ TMC का लड़ाई। बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम
इंसान के साथ हैं 24/7 सारा साल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सब बीजेपी फंडिंग है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किधर हो रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें अपने से मतलब है। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, हमें भी आंख दिखती है। ओवैसी एक टारगेट लेकर बंगाल आए हैं और आते ही काम पर लग गए। बड़े मियां और छोटे मियां मिलकर एक और एक 11 हो गए। ओवैसी के पास असरदार अंदाज है, डायलॉग डिलीवरी है, लॉजिक है, डेटा है, तो हुमायूं कबीर के पास बंगाली मुसलमानों का नेटवर्क है और बंगाल की राजनीति की समझ का दावा। उधर ममता बनर्जी के साथ बंगाली मुसलमानों के सेंटिमेंट जुड़े हैं और 15 वर्षों में ये जुड़ाव और ज्यादा बढ़ा है। बंगाल के चुनावी नतीजे गवाह हैं। ममता के नाम पर जितने अधिक मुसलमान वोट देते हैं, टीएमसी की सीटें बढ़ती गई हैं। जितना अधिक मुस्लिम वोट, उतनी अधिक टीएमसी की सीटें। 2006 में ममता को 22% मुसलमानों ने वोट दिया। टीएमसी को 30 सीटों पर जीत मिली। 2011 में ममता को 35% मुस्लिम वोट मिले तो दीदी की पार्टी की सीटें बढ़कर 184 हो गई। 2016 में ममता को 51% मुस्लिम वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 211 हो गई। 2021 में ममता को 75% मुस्लिम वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 215 हो गई। हुमायूं कबीर के साथ मिलकर ओवैसी ममता बनर्जी पर सवाल दाग रहे हैं। खुद को बंगाल के मुसलमानों का सच्चा हमदर्द करार देने में लगे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बैरिस्टर ओवैसी ने बंगाल के मुस्लिम सियासत में एक नई हलचल पैदा करने की कोशिश की है, जिस पर बरसों से ममता बनर्जी का सियासी कंट्रोल रहा है। बंगाल में जहां 15% से अधिक मुसलमान हैं, ऐसी 85% मुस्लिम बहुल सीटों में टीएमसी ने 2021 में 75 सीटें जीती थीं, यानी 88% सीटों पर जीत। वहीं ऐसी 101 सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। उनमें टीएमसी ने 97 सीटें हासिल की, मतलब 96% सीटों पर टीएमसी जीती। जिन 47 सीटों पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, उन सभी 47 सीटों पर 2021 में टीएमसी जीती। जीत का प्रतिशत 100% रहा। अब इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हुमायूं कबीर ओवैसी गठबंधन उसी मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने का दावा कर रहा है और बंगाल में मुस्लिम डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम का भी सियासी जुमला आगे कर दिया है। तो मेरा जो गठबंधन का जो नेता है, मेरा वो जो बड़ा भाई है बैरिस्टर असदुल्ला ओवैसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो खुद आपको सामने बोला वो डेप्यूटी का लड़ाई नहीं है होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने का लड़ाई में उसने तो वही मान लिया। मैं ओवैसी हो या फिर हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी दोनों के सीधे निशाने पर है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी दोनों को तवज्जो देते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां इस तरीके की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी, जहां छोटे मोटे चैलेंजेस को नजरअंदाज कर बड़े को फोकस पर रख रही है और बड़ी लड़ाई को फोकस में रख रही है, लेकिन ये मैसेज देना चाह रही है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर का जो अलायंस है वो उनके लिए पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। लेकिन क्या ये दीदी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर पॉलिटिकल मैच्योरिटी? क्योंकि अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर ममता के सामने सिर्फ छोटा फैक्टर बनकर निकले तो ममता सही साबित होंगी, लेकिन अगर ये छोटा फैक्टर ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो गया तो बंगाल की सियासत में बड़ा खेला हो जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। वहीं बीजेपी के दिमाग में मुस्लिम वोट को लेकर कोई भी संशय में नहीं है। बीजेपी के नेताओं में राय काफी आम है कि बंगाल में मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। शुभेंदु अधिकारी ने ये बात इस बार के चुनाव प्रचार में भी साफ कर दी है। तो ऐसे में अगर इस बार बंगाल में मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया और दूसरी ओर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी साथ साथ हो गया तो ममता बंदोपाध्याय का सरकार बनाने का सपना चूर चूर हो सकता है, क्योंकि ओवैसी खास तौर पर उन सीटों पर ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जहां 50% से अधिक मुसलमान हो, और बंगाल में ऐसी कुल 47 विधानसभा सीटें हैं जहां 50% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं।
ओवैसी का दावा है कि हुमायूं कबीर के साथ उनका अलायंस बंगाल में मुसलमानों को एक नया विकल्प देने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल का मुसलमान उनके इस नए विकल्प को कबूलेगा भी या सिर्फ सियासी खेल का नया मोड़ साबित होगा। जो बंगाल के लोग हैं ये अभी भ्रमित है, कहाँ जाए किधर जाए। खास करके जो माइनॉरिटी का लोग है वो लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि ये जो शक्तिशाली गठबंधन बन चुके हैं, इसलिए बंगाल को लोग जो है उसको ऑप्शन मिल गया। दीदी बहुत अच्छी है, बेस्ट है। हर गरीब का घर में लक्की भंडार दिए हैं, ठीक है। गली गली में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं बंगाल में दीदी आनी चाहिए बस। ममता बनर्जी का टीएमसी के साथ मुस्लिम था यहाँ का, अभी क्यों नहीं है, ये चीज उनको समझने की जरूरत है। कुछ कमियां है तभी तो मुस्लिम बंगाल के मुस्लिम जो है आदर्श पार्टी को चुन रहा है। मैं कहता हूँ ये ममता दीदी अच्छा से काम नहीं करती है, पीठ पीछे छोरा भोगती है वो। हम लोग चाहते थे ये ममता दीदी अच्छा है, लेकिन ये पीठ पीछे छोरा भोगती है। इसीलिए हम लोग ये ममता पार्टी, ये मीम पार्टी जो लाए हैं अपना अधिकार लेने के लिए। तो बंगाल में तो शायद फर्स्ट टाइम उनकी एंट्री लेना चाह रहे हैं। देखिए अगर वो अच्छा करें जनरल पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए भी और सबके लिए भी, इन जनरल, खाली मुसलमानों के लिए नहीं सबके लिए भी अगर वो करें तो अच्छा है। पार्टी तो ठीक है, पार्टी का कुछ वर्कर की वजह से नाम बदनाम है थोड़ा, और कोई बात नहीं है। और हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग इसलिए उसी को वोट देते हैं, और कोई बात। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं बंगाल, वही सब हम लोग नहीं, ये सब से हम लोग। असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक जहां जहां चुनाव लड़े हैं उन्होंने मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। बिहार चुनाव में वो सीमांचल की सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को हरवा चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के वोट काट चुके हैं। बीएमसी चुनाव में वो शिवसेना, यूबीटी को हरवा चुके हैं और अब वो ममता बनर्जी को हरवाने के लिए बंगाल पहुंचे। भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया कि नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ आने से बंगाल का खेला इस बार त्रिकोणीय हो सकता है। अभी 3-3 टीम एम एक साथ बंगाल के चुनावी ग्राउंड पर एक्टिव है। एक तरफ ममता की पुरानी टीम एम, दूसरी तरफ ओवैसी कबीर की नई टीम एम और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम एम। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में इस बार टीम एम का मतलब बदलने वाला है या फिर एम का मतलब वही रहेगा जो अब तक रहा है। दिसंबर 2020 के पहले तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल थे। वो जब तक दीदी के साथ रहे पॉलिटिकल पिलर बनकर सपोर्ट करते रहे। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के उस नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट माने जाते हैं जिसकी बदौलत 2011 में ममता बनर्जी बरसों पुराने लेफ्ट के शासन को हराकर सत्ता पर आई थी। शुभेंदु अधिकारी अब वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कर रहे हैं। दीदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले शुभेंदु अधिकारी कभी ममता की जीत के लिए रणनीति बनाया करते थे। 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुभेंदु ने बंगाल में बीजेपी की ताकत को नई बुलंदी दी। पिछले चुनाव में शुभेंदु नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। हालांकि जीत का अंतर 2000 से भी कम वोटों का रहा। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी टिकट दिया है। यानी ममता और शुभेंदु के बीच एक बार फिर सीधा मुकाबला होने वाला है। मेरा नेता मोदी जी ने भेजा है, नितिन नवीन जी ने मुझे भेजा है, माननीय अमित शाह जी मुझे भेजा है। यहाँ सुशासन प्रतिष्ठा करने का काम और गुंडा राज खत्म करने का काम करूंगा। और जो सनातन विरोधी है उनको विनाश होना चाहिए। भवानीपुर इस बार हॉट सीट माना जा रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी एक तरफ। ठीक है उधर नंदीग्राम भी आपका भाषण में हॉट था लेकिन कोल्ड कर दिया मैंने। इस बार भी यहाँ भी कोल्ड हो जाएगा। मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है,
कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसमें आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। राम राज्य बंगाल में तभी आएगा जब उन जैसे लोग यहाँ से चले जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे हैं कि 177 सीट हम जीतेंगे। आप सोचिए इतना कॉन्फिडेंस। पहले 2021 में बोलते थे कि 200 पार बोलते थे, एक फिगर नहीं बोलते थे। अभी बोल रहे कि 177 मिलेगा। तो सेटिंग हो गया होगा क्या? आज अगर बंगाल के जनता के हित के लिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए अगर कोई लड़ रही है तो वो ममता बनर्जी है। सबका ये फर्ज बनता है कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो, ना कि उनका विरोध करे। एक वक्त में शुभेंदु ममता के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते थे। वो साल था 2006 का, जब बंगाल में ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन छेड़ रखा था। उस आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी का रोल बहुत अहम रहा था। सिंगूर और नंदीग्राम दो ऐसे कंधे हैं जिस पर चढ़कर ममता बनर्जी ने 2011 में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। 2007 में लेफ्ट की सरकार ने दरअसल सलीम ग्रुप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने का इजाजत दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ लाठीचार्ज में घायल भी हुई। ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसमें 14 ग्रामीणों की मौत हुई। पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा। इस आंदोलन को असरदार बनाने में ममता बनर्जी के सहायक बने शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ता चला गया। टीएमसी ने 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु को महत्वपूर्ण भूमिका दी। शुभेंदु को जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली थी उन पर उन्होंने टीएमसी को जीत दिलाई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, टीएमसी में शुभेंदु की बढ़ती लोकप्रियता दीदी की आंखों में चुभने लगी। दीदी को खुद के अलावा भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए चुनौती लगने लगे शुभेंदु। नतीजा तृणमूल 2 गुट बन गए। दीदी अनुगामी यानी दीदी के अनुगामी और दूसरे दादार अनुगामी, जो दादा यानी शुभेंदु अधिकारी को फॉलो करने वाले। अब दादार अनुगामियों का वही जनाधार ममता के लिए खतरा बना हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के लिए मजबूत, आक्रामक और रणनीतिक चुनौती जरूर है, लेकिन फिर भी निर्णायक खतरा बनने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की पकड़ जरूरी है, जैसे कि उनकी पकड़ मिदनापुर बेल्ट में है, यानी कि ये साफ है कि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं लेकिन विस्तार की है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल चुनाव को सनातनी रंग दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी 2026 के चुनाव को बंगाल मॉडल की तरफ खींच रही है। वो लोकल मुद्दों पर चुनाव चाहती हैं। लक्ष्मी भंडार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए, बांग्ला युवा साथी बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 1500 रुपए, द्वारे चिकित्सा हेल्थ केयर की डोर स्टेप डिलीवरी, हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से जल। बंगाल के लिए ममता बनर्जी के पास ऐसी 10 बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं। ममता ने अपने मैनिफेस्टो में इन्हें ही हाईलाइट किया है। ममता बंगाल में अपने इन्हीं बेनिफिशियरी इशू पर वोटिंग कराना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट के तौर पर जारी किया है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। बीजेपी ममता बनर्जी पर आक्रामक है। वो ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी भुनाना चाहती है। 15 साल की सत्ता के बाद किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। शिक्षक भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने दीदी सरकार की छवि को चुनौती दी है, लेकिन महिला और ग्रामीण वोट बैंक पर ममता की पकड़ दीदी के रैलियों में साफ साफ दिख रहा है। 2021 के बंगाल चुनावों में बीजेपी को करीब 50% हिंदू वोट मिले थे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 39% हिंदू वोट मिले। इस बार बंगाल में बीजेपी का काम तभी बनेगा जब बीजेपी का हिंदू वोट
50% से कहीं ज्यादा बढ़े और तृणमूल का मुस्लिम वोट 75% से ज्यादा घट जाए। हिंदू वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी कितनी आत्मनिर्भर है, इसकी बानगी अभी अभी रामनवमी पर देखने को मिली। इस बार की रामनवमी भी बंगाल में सियासी ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीति के रंग में रंग गई। वोटिंग के पहले रामनवमी का पर्व आया। पश्चिम बंगाल में 5000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली गईं, जिसे पूरे देश ने सियासी चश्मे से देखा। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी भव्य शोभा यात्रा निकाली। उनके साथ हजारों समर्थक रैली में शामिल हुए। माहौल दूसरा है, हिंदू जाग चुका है, जागरण हो गया है। सनातनी बांटने वाला नहीं है, सब एक साथ हो गया है। इसलिए 8 साल बाद 10,000 श्रद्धालु का जुलूस चल रहा है माता जानकी का मंदिर में। सर, हिंदू जाग चुका है कह रहे हैं आप, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या सरकार बनती दिख रही है? राम राज्य होगा। ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर रामनवमी की बधाई दी है। वहीं भवानीपुर में प्रचार के चुनावी मंच से ममता ने राम का नाम लेकर बीजेपी पर हमला किया। রামনবমী আছে শান্তিতে পালন করবেন। প্রশাসনেরও যারা আছেন তাদেরকেও বলবো যেন কোনো রকম অশান্তি না হয়, কারণ রামনবমীর মিছিল আমরা সবাই করি। बंगाल में राम किसके हैं? बंगाल की सियासत में सवाल हमेशा से उठता है। बीजेपी पर वोट के लिए राम के इस्तेमाल का आरोप लगता रहता है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के तराजू पर तोलकर राम विरोधी बताने से नहीं चूकती है। लेकिन इस सवाल के सटीक जवाब के लिए 5 साल पीछे जाना होगा। 2021 में बीजेपी ने जय श्री राम को टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू एकजुटता का हथियार बनाया था, लेकिन पार्टी के लिए यह बैकफायर कर गया। जय श्री राम का नारा बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचा सका। बंगाल की राजनीति से करीबी से जानने वाले लोगों का दावा है कि बीजेपी का जय श्री राम कुछ हिंदू युवाओं और ग्रामीण इलाकों में जरूर गूंजा, लेकिन बंगाली बौद्धिक वर्ग और मध्य वर्ग में इसे बाहरी संस्कृति का प्रतीक माना गया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम को काउंटर करने के लिए जय बांग्ला, जय दुर्गा, जय मां काली के नारों का इस्तेमाल किया। इसी के सहारे पिछली बार ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसलिए बीजेपी अब जय श्री राम से शिफ्ट होकर जय मां दुर्गा और जय मां काली पर आ गई है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने पिछले साल से ही कर दी थी। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन, छोटोरा भालोबासा, जय मां काली, जय मां दुर्गा। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल वोटर्स को लिखे पत्र की शुरुआत जय मां काली से की थी। दुर्गापुर रैली में भी उन्होंने जय मां काली, जय मां दुर्गा का नारा लगाया था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी जब चुनावी अभियान में कोलकाता पहुंचे तो वो भी श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इससे पहले दिसंबर में अमित शाह ने भी कोलकाता के ठनठानिया काली मंदिर में पूजा अर्चना की थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब जय श्री राम की जगह जय मां काली और जय मां दुर्गे के सहारे बाहरी का टैग हटाकर खुद को बंगाली अस्मिता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि ममता बंगाल की सियासी नब्ज पकड़ने की धुरंधर खिलाड़ी है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस बार ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह को भेदकर चौथी बार सत्ता तक पहुंचेंगी या ये चक्रव्यूह ही उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दे देगा, ये तो 4 मई के नतीजों से ही पता चल पाएगा। तो आज के चक्रव्यूह स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। अब सोमवार को शाम 6:57 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।